अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई उसके ऊपर बड़ा ज़ोरदार और शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सोशल मीडिया के क्रैकडाउन के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के जो चीफ हैं उन्होंने एक एतराफ़ भी किया और माफ़ी भी मांगी है। वो क्या मामला है आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ अदालती मामलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और जो ओवरऑल एक हमें पूरा इम्पैक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है आइंदा के मंजरनामे का, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी कुछ है आज इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात फिर से थोड़ी करनी पड़ेगी। और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज बराह रास्त, तो खैर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको मालूम है कि जब वो डिजिटल दहशत गर्द कहते हैं तो बेसिकली मुराद यही नज़र आती है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर वो लोग जो कि बज़ाहिर PTI के सपोर्टर्स हैं, जो अंदरूने मुल्क भी हैं, जो बैरूने मुल्क भी हैं, जो उनके ऑफिशियल अकाउंट होल्डर भी हैं और कुछ उनके वॉलंटियर्स हैं। कुछ का तो खुद PTI को नहीं पता कि भाई कौन है और कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, और फिर ढेरों उनके फॉलोअर्स हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम हैं बज़ाते खुद। तो ये जाहिर है कि उनके हवाले से बात होती है कि जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आकर गुफ्तगू करते हैं, उससे मुसलसल खाइफ हैं। ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी, बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातें, हुकूमत की भी, अदलिया की बात करें तो वो भी, हर मकतबा फ़िक्र सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाकी सब इस सोशल मीडिया से खाइफ नज़र आता है। बल्कि सोशल मीडिया के हवाले से तो मैं कहूँगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी क़यादत के कुछ लोग इतने खुश नहीं हैं और उनको भी प्रॉब्लम होता है कि ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं ये ज़रूरत से ज़्यादा स्पेस ले चुके हैं और इस वजह से अब वो क़यादत को भी नहीं बख्शते हैं। बहरहाल जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद PTI की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। एक कोर कमेटी का इजलास हुआ और उसके बाद एक मुत्तफ़िक़ा निकात के ऊपर तयशुदा प्रोग्राम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा वक्त उमर अयूब साहब ने लिया, असद कैसर ने भी बात की और बैरिस्टर गौहर भी आज हम कलाम हुए। और इसमें एक तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट पर वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी ब्रीफ़ किया गया, उसको कंडेम भी उन्होंने किया और कहा कि जी हमने जो कौमी असम्बली से मुतल्लिक मुख्तलिफ अराकीन के बयाने हल्फी थे वो तो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए, लेकिन हमारे ऑफिस में पंजाब असम्बली के जो अराकीन के बयाने हल्फी थे वो मौजूद थे और वो रिकॉर्ड लेके चले गए हैं पुलिस वाले। दूसरी तरफ वजारत दाखिला की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो डिजिटल मीडिया विंग है इसके बराह रास्त कुछ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है और उन्हें पता लगा है कि बाहर बहुत से लोगों के साथ, एजेंट्स के साथ उनके ताल्लुकात हैं और इस तरह ये पूरा एक जो डिजिटल नेटवर्क है ये ऑपरेट कर रहा है, जिसकी वजह से एक मज़मूम प्रोपेगेंडा जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ वो चलाया जा रहा है और मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ और मुखालफत पे मबनी जो प्रोपेगेंडा है वो चलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी इसलिए हमने ये सारा छापा मारा था और रिकॉर्ड भी तहवील में लिया है और उन्होंने कहा है कि जी हम इसकी बुनियाद के ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे जिसके लिए एक JIT भी तश्कील दे दी गई है। रऊफ़ हसन साहब चूँकि मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तो उनको साथ में उन्होंने अरेस्ट किया है। अब PTI का वैसे ये एक इल्ज़ाम था रऊफ़ हसन के ऊपर कि जी उन्होंने जाके सोशल मीडिया के लड़कों के नाम दिए। अब तो खैर रऊफ़ हसन साहब खुद दोबारा गिरफ़्तार हो गए तो इस पर भी अब देखना होगा कि ऐसा ही होता तो वो खुद दोबारा नरगे में क्यों आते, और ये भी हो सकता है कि इसीलिए उन्हें दोबारा पकड़ा हो कि जी वो पहले चूँकि मदद करके आए हैं लिहाजा उनको दोबारा पकड़ो ताकि वो मज़ीद लोगों के नाम डिस्क्लोज़ करें। तो ये भी बिल्कुल एक इसकी मुमकिन ऑप्शन हो सकती है। बहरहाल PTI उनकी जो गिरफ्तारी उसको कंडेम कर रही है और उन्होंने ये जो सारी प्लानिंग है उन्होंने कहा है कि बेसिकली इसकी आड़ में इन्होंने जो रिकॉर्ड था वो कब्ज़े में लेना था कि हम इलेक्शन कमीशन में जो दस्तावेज़ात हैं वो जमा ना करा सकें, तो वो उन्होंने ले लिया है, लेकिन इसका हम सद्देबाब करेंगे। दूसरी तरफ जो उन्होंने जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, इस पर उमर अयूब साहब आज बड़ा तगड़ा बोले और उन्होंने पहले तो ये कहा कि जो आपने जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्मगलिंग के हवाले से
तेल स्मगल होता है, गाड़ियाँ स्मगल होती हैं, ये चीज़ें रुक नहीं सकी और वगैरह वगैरह। तो उन्होंने इस पे बड़े ज़ोरदार किस्म के सवालात उठाए और उन्होंने कहा कि भाई ये स्मगलिंग रोकना किसका काम था? अगर दूसरे ममालिक से चीज़ें स्मगल होके पाकिस्तान की हुदूद क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके आ रही हैं, तो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? सरहदों की हिफाजत कौन करता है? तो इसका जवाब तो आपको देना चाहिए कि कैसे ये स्मगलिंग हो रही है। और अगर आप दहशतगर्दों की भी बात करते हैं कि यहाँ के बस रहे हैं, तो इसका भी आपको बताना चाहिए कि भाई कैसे लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। तो उन्होंने ये जो एक DGISPR की तरफ से बेसिकली ये जो एक प्रॉब्लम को इंडिकेट किया गया था, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर उन्हीं से जवाब मांगा, क्योंकि उन्होंने जब बलूचिस्तान की बात की और खैबर पख्तूनख्वा की बात की, तो जाहिर है खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से और बलूचिस्तान में स्मगलिंग के हवाले से उन्होंने चीज़ों को पॉइंट आउट किया। तो उन्होंने कहा कि आप फिर इस पे बताएं कि ये बॉर्डर से स्मगलिंग कैसे हो पाई है और इसको किसने रोकना था। फिर उन्होंने जो ये बात की कि जी कौन मुहिब्बे वतन है या नहीं है और सियासी माफिया करार दिया, तो उसके ऊपर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भाई आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन शख्स मुहिब्बे वतन है या नहीं है? तो आप ये सर्टिफिकेट देना पहले तो बंद करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहिब्बे वतन जमात है और हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तो आप अपने तौर पर किस कैपेसिटी में ये हमें लेबल लगा रहे हैं? तो उन्होंने इसके ऊपर भी उन्हें काफ़ी क्वेश्चन किया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो बेसिकली हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि PMLN और पीपल्स पार्टी का कोई तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। बेहतर होता कि हुकूमत का कोई नुमाइंदा आता, तारड़ वगैरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आपकी ये बनती नहीं थी। तो आज काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। और ये जो ओवरऑल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बहुत सारे लोगों ने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि ये बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान का, PMLN की गवर्नमेंट का भी फेलियर है कि ख़ुद अफवाज पाकिस्तान को आकर ये कहना पड़ रहा है कि हम तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि जो एक मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है उसका भरपूर जवाब दिया जा सके। अब इस तरफ से हमें भी अपना जो नैरेटिव है वो लोगों के सामने रखना होगा। तो इससे एक तो ये पता चलता है कि जो एक हमेशा उनका एक कॉन्फिडेंस था कि जी लोग तो हमारे साथ हैं और कोई प्रोपेगेंडे में नहीं आ रहा, तो उन्हें इस बात की फ़िक्र लाहक हुई है कि कहीं ये प्रोपेगेंडा अपना काम ना कर जाए। तो इसलिए वो इस बात पे मजबूर हुए हैं कि प्रोपेगेंडे के एंटी जो काउंटर नैरेटिव है वो भी सामने रखा जाए। दूसरा, ये काम तो आमतौर पर हुकूमत का हुआ करता है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है, वज़ीर इत्तलात का काम है, तर्जुमान हुकूमत का काम है कि वो आके इदारों के बिहाफ पर अगर कोई चीज़ है तो उसको एक्सप्लेन करे। लेकिन अगर DGISPR को आकर ख़ुद नैरेटिव बिल्डिंग करनी पड़े तो फिर इसका मतलब है कि PMLN की जो हुकूमत है वो इसका टोटल फेलियर है, ये एक नाकामी है उनकी। और फिर ये बात सोचने पे मजबूर करती है कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत का बोझ कितनी देर उठाएगी, क्योंकि अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत एक जाली हुकूमत है जिसको एक अरेंजमेंट के तहत मुसल्लत किया गया। तो इसका फ़ायदा इनको तो चलिए हो रहा है किसी ना किसी तौर के, ये अब हुकूमत में बैठे हुए हैं, पैसे भी बना रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ है, दौरे भी इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बनवाने वालों को इनका क्या फ़ायदा है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो कब तक ये फिर जो है एक बोझ वाला रिलेशनशिप कायम रह सकेगा? तो ये उनके लिए भी लम्हा फ़िक्री है। इसके बाद असद कैसर साहब भी बोले और उन्होंने फिर जो ये पाबंदियां लगाने की बात थी और इसके हवाले से जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उन्होंने इस पर कहा कि जी शहबाज शरीफ जंग तुमने शुरू किया और ख़त्म हम करेंगे और किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारी पार्टी पे पाबंदी लगा सके, ये वो। तो इस पर मुझे हंसी भी आई कि शहबाज शरीफ को बेचारे को क्या पता, वो उसको किधर आप तड़ियाँ लगा रहे हैं, उसकी कहाँ इतनी हिम्मत है, कहाँ इतनी ज़रूरत है कि वो बेचारे इतने बड़े फ़ैसले अपने तौर पर कर सकें। तो ये भी एक वैसे अपने आप में लतीफ़ा ही था, लेकिन चलिए अच्छी बात है, जहाँ इतनी टेंस सिचुएशन हो वहाँ पर एक आधा लतीफ़ा भी अच्छा होता है, बंदा मुस्कुरा ही लेता है कम अज़ कम। तो ये सारी जो चीज़ है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक बड़ा ज़ोरदार किस्म का रद्द-ए-अमल आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये हमारे लिए काफ़ी अनयूजुअल है देखना। उसकी वजह ये है कि हम आमतौर पर पहले नहीं देखा करते थे, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हर जमात को इतराज़ात रहे हैं, बहुत सी जमातें ये इल्ज़ामात लगाती रही कि हमारी हुकूमत जर्नलों ने गिला दी, लेकिन इस लेवल की हमने मज़ामत नहीं देखी कि कोई आके इस तरह डायरेक्टली चैलेंज भी करे। तो बहरहाल ये PTI की तरफ से हम कम से कम ये चीज़ देख रहे हैं कि वो भरपूर जवाब भी देते हैं जब उनके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बहरहाल
ये पाकिस्तान के मफाद में मुझे इसलिए नज़र नहीं आता कि एक जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की इस वक्त मकबूल तरीन और सबसे बड़ी जमात है और चारों सूबों में मौजूद है, ऐसा नहीं कि किसी एक रीजन की जमात है कि चलें जी वहाँ तक महदूद आप उसको कर दें, जैसे MQM के मामले में हुआ भी। ये एक ऐसी मुल्क गिर जमात है और जिसका लीडर पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल है। तो इस तरह की जमात का इतने बड़े और पाकिस्तान के एक अहम इदारे के यूँ आमने सामने आ जाना, ये पाकिस्तान के मफाद में बहरहाल किसी भी तरह नहीं है। मैं इसलिए ये नहीं कह रही कि इसमें PTI का कसूर है, ना मैं ये कह रही हूँ कि इसमें फ़ौज का कसूर है। इस बात को भी हम एक तरफ रख भी दें कि कसूर किसका है या नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर ये दोनों आमने सामने, और उसका नुकसान सरासर पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम का हो रहा है। क्योंकि इस वक्त इस सारी धक्कम पेल में और लड़ाई में जो स्टेबिलिटी है उसका कोई नाम निशान नहीं है, और ज़बरदस्ती जो स्टेबिलिटी मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है उसका हशर हम पिछले 2-2.5 साल से देख ही रहे हैं। तो उसके ऊपर हमें मज़ीद कुछ कहने की मेरा ख्याल अब ज़रूरत नहीं है। बाकी इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट था 9 मई के हवाले से, उसके ऊपर आज रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया कि जी इमरान खान ने ये बयान दिया है कि हमने ये ज़रूर हिदायत की कि जी GHQ के बाहर जाना है, लेकिन पुरअमन रहने की हिदायत की और एहतजाज हमने पुरअमन करना था, उसको वायलेंट किया गया बेसिकली। लेकिन असद कैसर साहब ने आज इसकी डिनाइल दी है, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों ने दी है। PTI के जो वकील वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा है कि ये इस तरह बात नहीं हुई है और ये गलत रिपोर्ट हुआ है। इमरान खान साहब इससे पहले भी कई दफ़ा ये बता चुके हैं कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर जो रेंजर्स हैं वो धक्के मारते हुए मुझे गिरफ़्तार करती हैं तो उसके बाद फिर कारकुनान ने और कहाँ जाना था एहतजाज करने। ज़ाहिर है फिर उन्होंने जब देखना था कि फ़ौजी गिरफ़्तार कर रहे हैं तो फिर उन्होंने GHQ के सामने ही एहतजाज करने जाना था। तो उन्होंने इस तरह से बात पहले भी की थी और आज भी गालिबन शायद ऐसी बात की, और बकौल PTI के जो वकला हैं उनकी तरफ से ये वजाहत आई है। और क्योंकि इसको रिपोर्ट यूँ किया गया था कि जी इमरान खान ने इतराफ़ कर लिया कि मैंने ही कहा था कि 9 मई पे जाएं, तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि मैं तो खुद गिरफ़्तार था, मैं उस वक्त कैसे कॉल दे सकता था कि किधर आना है और किधर नहीं आना। तो ये इमरान खान साहब की तरफ से ट्वीट है। इस पर सिरिल अलमीडा साहब ने एक वैसे ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब बेसिकली अपने स्टेटमेंट से अपनी मीडिया टीम को ख़तरे में डाल रहे हैं और उनको चाहिए कि जो वो कहना चाहते हैं वो बराह रास्त खुद कहें। यानी उनका कहने का मतलब ये कि इमरान खान साहब तो ज़ाहिर है एक बड़ी शख्सियत हैं और फिर ये कि वो जेल में हैं, और जो बाकी उनकी लीडर्स हैं वो इतनी बड़ी बात, अपने कद से बड़ी बात नहीं कह सकते। तो जब इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे लोग आके बयान करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करें या उनकी लीडरशिप करें, तो अगर वो हूबहू वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो खान साहब कहें तो वो उनके लिए काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उस इतने बड़े लफ्ज़ का बोझ आमतौर पर नहीं उठा सकते और उसकी वजह से फिर उनको ख़तरात लाहक हो जाते हैं। और ये हम सोशल मीडिया के केस में तो देख भी रहे हैं कि बहुत से जो सोशल मीडिया उनके वर्कर्स हैं वो उठाए जा रहे हैं और उनके साथ जिस तरीके का सलूक हो रहा है वो सब आपके सामने है। दहशतगर्द बनाया जा रहा है उन्हें कि जी ये दहशतगर्द है और ये वो, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, आसान हदफ हैं, काबू आ जाते हैं और फिर उनके साथ ये सलूक होता है। यानी कहा इमरान खान का होता है, भुगतना उन्हें पड़ता है। तो सिरिल अलमीडा साहब कुछ इस तरह की बात कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगेन वही बात है कि जो ये वॉरियर्स हैं इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि अपनी शनाख्त भी सामने नहीं रखते, लेकिन जो PTI के ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हैं सोशल मीडिया के, वो अब एक लिस्ट की सूरत में चूँकि सामने आ चुके हुए हैं तो उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी है। अब ये लिस्ट किसने प्रोवाइड की, इस पर भी सवाल हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि इनमें से बहुत सारे वो लोग हैं जो खुद 5th जनरेशन वॉर में फ़ौज के तैयार करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं वॉलंटियर्स जो खुद शामिल हुए हैं PTI में, कुछ ज़ाहिर है PTI ने खुद अपॉइंट किए होंगे। तो मतलब यह पूरा एक मिक्सचर सा है हर तरह का। तो कोई इतना मुश्किल नहीं है कि इनको ट्रेस कैसे किया जाए, ख़ासतौर पर जो लोग पाकिस्तान के अंदर से मौजूद हैं। और आज मैं सुन रही थी कि अहमद जंजुआ जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं उनकी एहलिया ने जो सदूर से गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, तो वो तो ये कह रही थी कि उन्हें अंदाज़ा था, डोर्स किया एक तरह से। तो बहरहाल ये अब सारी कहानी है। अब ये जो चूँकि डिजिटल दहशतगर्दी की बात हो रही है तो मैं सिर्फ अपना कुछ एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना चाहती हूँ कि बेसिकली जब हमें किसी मादी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो तो उसको तो हम कंटेन कर सकते हैं, लेकिन जो आइडियाज़ होते हैं, जो नज़रियात हैं, जो आइडियोलॉजी है,
या जो एक अवेयरनेस है, जो भी आप इसको नाम दे लें, ये जब एक दफ़ा बोतल से जिन बाहर आ जाए तो इसको वापस बोतल में डालना बड़ा मुश्किल होता है। हल हो गया, इमरान खान को मार दो, चलो जी मसला हल हो गया, सोशल मीडिया बंद कर दिया तो मसला हल हो गया। जो चीज़ें लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो सवाल ज़हनों में उठ चुके हैं, जो इस जनरेशन ने देखा है, जो महसूस किया है, और उसके ऊपर जो उन्होंने अपनी एक ओपिनियन बनाई है, जो उनके दलाइल हैं, जो उनके सवाल हैं, बहुत से शायद नाजायज़ भी हों, बहुत से जायज़ भी हो सकते हैं, उनको आप दलाइल से तो कायल कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हम मार कुटाई करेंगे, हम उठा लेंगे, हम सोशल मीडिया बंद कर देंगे, हम किसी को मार देंगे, तो वो आइडियाज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे, नहीं होंगे, ऐसा होता नहीं। तो ये जो एक टसल है, इस बात के लिए मैं तो सिर्फ ये समझती हूँ कि अब आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि ये जो दौर है ये एक नेक्स्ट दौर है, जिसमें अब जो भी जिद्दत आ गई है, अब सोशल मीडिया है उस पर बहुत सी कबाहतें भी होंगी, लेकिन जो अब जिद्दत आ गई है हमें वो फेस करनी ही है। ये हम भी एज ए पेरेंट भी महसूस करते हैं कि अब हमारे बच्चे उस तरह हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है जिस तरह हम अपने माँ बाप के होते थे। हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता था, हम इतने सवाल नहीं करते थे, लेकिन हमारे बच्चे करते हैं और हमारे बच्चे पूछते हैं, हमारे बच्चे आर्ग्यू करते हैं और हमें उनको बताना पड़ता है। और हम इस एज में हैं तो अब हमें इस एज के जो लवाजमात हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि अब ये है, हम उसको किसी ना किसी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं, वो हम करते हैं, एज पेरेंट हम करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि वो दरवाजे हम उनके ऊपर क्लोज कर दें टोटली, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये इस एज का तकाजा है। तो इससे लड़ाई झगड़े और एक बिल्कुल यानी आप सख्ती के साथ निपटने के बजाय अगर उसको हम लॉजिकली डील करेंगे तो फिर हमें इसको ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि हम उस चीज़ को हैंडल कर सकें। जहाँ उनकी बात सही होती है माननी भी पड़ती है और जहाँ नहीं सही होती समझाना भी पड़ता है, लेकिन अगर हम ये कहें कि हम धौंस से उस चीज़ को मनवा लेंगे तो ये ज़रा आजकल के दौर में मुश्किल है साहब। चलिए अब मैं ज़रा आखिर में अमेरिका के इलेक्शंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर दूं। जो बाइडन जो हैं जी, उन्होंने फाइनली दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है कि अगले इलेक्शन में उम्मीदवार नहीं होगा सदारत के लिए और अब उनकी जगह दूसरे डेमोक्रेटिक कोई उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये कमाला हैरिस जो हैं वो सामने आएंगी, कुछ लोग मिशेल ओबामा का नाम ले रहे हैं, शायद कहीं किसी ख्याल में हिलरी क्लिंटन भी हों, लेकिन अब जो बाइडन 12 रेस से आउट हो गए। लेकिन अब मकसद ये है, मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी वो इतनी आगे आ गई है कि आगे कौन उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा है शायद अब ये इतना मैटर ही नहीं कर रहा। अब वो जो बाइडन खुद होते या कोई और उनकी जगह हो पर्सनालिटी में, वो अब बड़ा मुश्किल हो गया उस लेवल को, उस जितना आगे डोनाल्ड ट्रंप गए हैं उसको मैच करना उसके लिए। तो अब ये जो रेस है बड़ी एकतरफा सी फ़िलहाल तो दिखाई दे रही है, बाकी लेट्स सी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे जो अटैक हुआ है उसके हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो इसलिए कि जो सीक्रेट एजेंसी है वो मामूर होती है कि जो साबिक सुदूर हैं उन्होंने उनकी हिफाजत यकीनी बनानी है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को भरे मजमे में गोली लगी है उसके ऊपर जो सीक्रेट एजेंसी के चीफ हैं आज उनको कांग्रेस कमेटी में तलब किया गया था और कांग्रेस में उनसे पूछ-गुछ हुई इस बारे में, तो उन्होंने इस बात का इतराफ़ किया कि ये सीक्रेट एजेंसी की नाकामी है और उन्होंने इस पर माजरत की कि हम अपने साबिक सदर की इस तरह से हिफाजत नहीं कर सके इस अटैक में। हालांकि वो मतलब महफूज रहे हैं, खुशकिस्मती से बच गए, लेकिन ज़ाहिर है वो तो उसमें एजेंसी के एहलकारों का कमाल तो नहीं था, वो तो एकदम खुशकिस्मती से उन्होंने सर यूँ कर लिया तो गोली पास से गुजर गई। तो उन्होंने इस चीज़ को सिक्योरिटी लैब्स को माना है। अब आप इसके तनाजुर में ये देखिए कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर कातलाना हमला होता है, उसको गोलियां लगी हैं, वो कितने दिन उस तकलीफ़ में भी रहा है सब कुछ, लेकिन उसके ऊपर आके किसी से जवाब तलबी तो दूर की बात है, वो अपनी FIR तक नहीं कटवा सका। ये डिफरेंस है। वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप के सब कोई बहुत दोस्त नहीं बैठे हुए और वहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस सिस्टम के अंदर मौजूद है उनके ख़िलाफ़, ये आपको पता है इस चीज़ का। जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस वक्त रेजिस्टेंस एक मौजूद है सिस्टम के अंदर, इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी है। बड़े वैसे मिलते जुलते हालात हैं दोनों दोस्तों के। तो लेकिन इसके बावजूद भी इदारे अपना काम
इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल मलिया मेट कर देंगे। वो लाइन हाजिर भी हुए हैं, उन्होंने आके माजरत भी की और माना है कि ये हमारी सिक्योरिटी लैब से। दूसरी तरफ आप देख लें, इमरान खान की हमले की जिम्मेदारी किसने कबूल की है और किसने तो दूर की बात है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं आगे बढ़ी कि हुआ क्या, कैसे हुआ। ये यहाँ पे सूरत हाल है जो कि हमारे सामने है। बाकी जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स अगर नहीं आते हुकूमत में तो जाहिर है इस का असर किसी ना किसी तौर पाकिस्तान पे तो पड़ेगा, और ख़ास तौर पर अगर उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि जो ये रजीम चेंज ऑपरेशन था इस दौरान जो बाइडेन की हुकूमत थी और जो साइफर का मामला था वो उस तरफ से मामलात थे, और ये बात ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका इमरान खान से खुश नहीं था। जो बाइडेन साहब ने फ़ोन पर बात नहीं की इमरान खान साहब से, तो उस लिहाज से जो उनकी एक ताल्लुकात में कशीदगी थी वो तो एक ओपन फैक्ट है। जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इमरान खान साहब के हवाले से बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं, वो उन्हें फ्रेंड कहते हैं अपना, और कई दफ़ा अपने कैंपेन में उनका जिक्र भी कर चुके हैं। बल्कि कुछ दिन पहले तो मैं देख रही थी कि इमरान खान के फ़िक्रे भी उन्होंने चुरा लिए, और इमरान खान साहब ने एक दफ़ा किसी जलसे में ये कहा था कि बेसिकली ये आपका और उनका मामला है, मैं तो बीच में खड़ा हूँ, सिर्फ वो आपके पीछे हैं। तो इसी तरह के अल्फाज जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहे कि बेसिकली दे आर आफ्टर यू, आई एम स्टैंडिंग इन बिटवीन। तो यही जो चीज़ है डोनाल्ड ट्रंप वाली, ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है आगे चल के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान साहब के साथ वैसे भी अदर दैन मतलब प्रेसिडेंट होने के अलावा भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, और फिर उन्होंने उनको एडमायर भी किया। आपको याद होगा जब शुरू में तो उनकी हुकूमत थी, इमरान खान साहब गए भी थे दौरा अमेरिका, तो बड़ा वो ज़बरदस्त उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल भी मिला था। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का वहाँ पे राइज़ है उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट में नज़र आएगा, और इस चीज़ का एहसास खुद इस गवर्नमेंट को भी है, क्योंकि जो सपोर्ट जो बाइडेन की मिली हुई थी इस हुकूमत को वो शायद उस सूरत में नहीं बाकी रहेगी। और दूसरा, जो बाइडेन के साथ वैसे भी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जरदारी साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो उनके जाने से एक धचका ज़रूर है इनको, और इस चीज़ का इनको अंदाज़ा भी है। बाकी ये तो कोई भी नहीं कहता कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में आके मुदाखलत करे और सियासी मामलात में दखल अंदाजी करे, लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें वो अपने पसंद के लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो इल्लीगली आए हों, और बिला वजह किसी मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर वो क्रॉस लगा दें कि जी ये बंदा अपनी मर्ज़ी से चल रहा है तो हमें ये कबूल नहीं, तो ये चीज़ पाकिस्तान को भी कबूल नहीं है। तो अदरवाइज़ पाकिस्तान उनसे फ्रेंडली रिलेशनशिप चाहता है। इसका मतलब ये नहीं कि अब अमेरिका से हमेशा कुट्टी रहेगी इमरान खान की, लेकिन बात यह है कि आपके रिलेशनशिप बैलेंस होने चाहिए। ये नहीं है कि वो वहाँ बैठ कर मर्ज़ी चला रहे हों कि यहाँ पर क्या होगा। मिलते हैं।